एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हम फिर से एलन की नॉर्मल लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय बाद क्रिसमस आ जाता है और पूरा नोबल फैमिली डिनर टेबल पर एक साथ बैठता है। जैसे ही सब लोग खाना टेस्ट करते हैं, सबके चेहरे पर सरप्राइज दिखता है। मीट बेहद टेस्टी, सॉफ्ट और रिच फ्लेवर वाला होता है। थोड़ी देर में पता चलता है कि ये मीट एक सींग वाले रैबिट का है, जिसे एलन ने खुद हंट किया था। जेनॉफ खुश होकर एलन की तारीफ करता है। वो कहता है कि उसे रॉडिन के बेटे से यही उम्मीद थी। डिनर के बीच वो अनाउंस करता है कि विलेज ने अपने हंटिंग कोटा के पूरे 20 बोर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एलन अंदर ही अंदर खुश होता है, लेकिन उसे जरा भी सरप्राइज नहीं होता। उसे अपने फादर की एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। उधर टॉमस कंप्लेन करता है। वो कहता है कि इतने सारे बोर्ड्स हंट हुए, लेकिन उनका मीट कभी उन्हें सर्व नहीं हुआ। ग्रानिल तुरंत उसे डांट देती है और कहती है, सेल्फिश मत बनो, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहो। एलन ये सब सुन लेता है। उसे ये बात थोड़ी हार्श और आयरनिक लगती है। सच तो ये है कि जमीन पर काम करने वाले सर्व्स कई बार नोबल फैमिली के बेटे से ज्यादा मीट खा लेते हैं। फिर भी टॉमस शांत नहीं होता। वो एलन से रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिए एक व्हाइट डियर हंट करे। एलन बिना हेजिटेट किए हाँ बोल देता है। उसे याद है कि व्हाइट डियर एक सी रैंक मॉन्स्टर है, जिसकी स्ट्रेंथ बोर जितनी होती है। उसे पता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन चैलेंज उसे पसंद है। वो स्नोई फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले वो बर्फ में एक डीप डिच खोदकर ट्रैप सेट करता है। थोड़ी देर में हॉकिंस उड़कर आता है और बताता है कि पास में एक व्हाइट डियर है। एलन तुरंत अपना प्लान शुरू करता है। वो अपनी हॉपर स्क्वाड फ्रॉग्स को समन करता है और डियर के सामने पोजीशन कर देता है। व्हाइट डियर फ्रॉग्स को देखते ही उन पर चार्ज करता है। जैसे ही वो करीब आता है, एलन फ्रॉग्स को गायब कर देता है। कुछ सेकंड्स बाद फिर से उन्हें डियर के सामने समन करता है। डियर दोबारा चार्ज करता है और फिर लास्ट मोमेंट पर फ्रॉग्स वैनिश हो जाते हैं। ये गेम कई बार चलता है। अब डियर गुस्से में अंधा हो जाता है और बिना सोचे दौड़ता रहता है। भागते भागते वो सीधे उसी हिडन डिच में गिर जाता है। एलन हल्की सी स्माइल करता है। उसका प्लान परफेक्टली काम कर गया। वो धीरे से पास जाता है, नाइफ निकालता है और केयरफुली उसे कार्व कर देता है। शाम को ग्रैनविल मैंशन के गेट पर गार्ड्स एक व्हाइट डियर को आते देख अलर्ट हो जाते हैं। वो अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी डियर के नीचे से एलन निकलता है और कहता है, रुक जाओ, ये व्हाइट डियर कोई डेंजर नहीं है, ये टॉमस के लिए गिफ्ट है। ग्रैनविल फैमिली बाहर आती है। टॉमस खुशी से चमक उठता है। एलन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। ग्रैनविल क्लियरली शॉक्ड है। एक सी रैंक मॉन्स्टर को पकड़ना आसान नहीं होता। वो सेब्स की तरफ मुड़कर कहता है कि इस मैटर की प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। बाद में ग्रिनेल हाउस को थोड़ा डाउट होता है कि क्या एलन के पास सच में एक्सेप्शनल टैलेंट है या नहीं। इसी बीच सिबिस एलन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे बताता है कि ग्रिनेल हाउस ने उसे प्रमोट करने का फैसला किया है। अब एलन सिर्फ मैन सर्वेंट की जॉब नहीं करेगा, अब उसे हंट्समैन की रोल भी दी जा रही है। हंट्समैन के तौर पर एलन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एनिमल्स को हंट करना, ताकि रॉयल हाउस होल्ड के लिए हाई क्वालिटी मीट मिल सके। इसके अलावा अगर ट्रैवल या हंटिंग के दौरान कहीं मॉन्स्टर अटैक हो जाए तो उसे आसपास के बाय स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट भी करना होगा। सिबस ये भी समझाता है कि पहले जो पे एज यू गो सिस्टम था उसे खत्म कर दिया गया है। अब एलन को फिक्स्ड सैलरी मिलेगी जो कि 100 सिल्वर कॉइन्स होगी। ये सुनते ही एलन बिना हेजिटेशन के अग्री कर लेता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। उसके लिए बस इतना करना है कि मॉन्स्टर्स को जल्दी जल्दी हंट करे, अपनी बाकी ड्यूटीज पूरी करे और फिर प्रैक्टिस और रिसोर्सेज के लिए गॉब्लिन्स फार्मिंग जारी रखे। डील से खुश होकर एलन हंट्समैन की पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है और डिक्लेयर करता है कि वो अगले दिन से काम शुरू कर देगा। तभी कज जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोकता है। वो बताता है कि एलन को हर सिंगल डे काम करने की जरूरत नहीं है। वो पहले की तरह सेसिल का मैन सर्वेंट बना रहेगा और मैंशन में वेटर का काम भी करेगा। हंट्समैन की ड्यूटी उसे हर कुछ दिन में या जरूरत के हिसाब से लगभग हफ्ते में एक बार दी जाएगी। एलन इस अरेंजमेंट को समझकर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले साल मार्च तक आते आते सेसिल बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उसका एल्डर ब्रदर मिही आखिरकार अकेडमी से घर लौट रहा है। मिही एक मैसिव एयरशिप में ड्रामेटिक एंट्री करता है, जो धीरे धीरे पोर्ट की तरफ उतरता है। जैसे ही एयरशिप लैंड करता है, मिही कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलता है। उसे देखते ही सेसिल दौड़कर उसके पास जाती है और खुशी से उसे ग्रीट करती है। एलन थोड़ी दूरी से ये सब देखता है और सिबलिंग्स की बॉन्डिंग देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। उसे याद आता है कि मिही जब अकेडमी गया था तब छोटा था, तो अब उसकी एज करीब 14 साल होनी चाहिए। लेकिन मिही दिखने में काफ़ी मैच्योर और फिजिकली डेवलप्ड लगता है। एलन आगे बढ़कर पोलाइटली उसका लगेज कैरी करने की ऑफर करता है। वो खुद को मैंशन का नया मैन सर्वेंट इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही हंट्समैन की पोजीशन के बारे में भी बताता है।
ये सुनकर मिही जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो जाता है कि एलन जैसी एज का लड़का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहा है। वो कंक्लूड करता है कि एलन जरूर एक्सेप्शनली गिफ्टेड होगा। एलन कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मिही कैपिटल से लाया हुआ छोटा सुवेनियर सेसिल को दे देता है। सेसिल एक्साइटमेंट में मिही को खींच कर ले जाती है और फ्यूचर की फन एक्टिविटीज के बारे में बात करने लगती है। दोनों सिबलिंग्स को देखकर एलन के अंदर हल्की सी नॉस्टैल्जिया फीलिंग आती है। उसे अपना घर याद आ जाता है। वो सोचने लगता है कि उसकी फैमिली कैसी होगी और उम्मीद करता है कि वे पीसफुली रह रहे हो। बाद में जब एलन हंटिंग पर जाता है तो वो एक ह्यूज रूस्टर पकड़ लेता है और उसे मैंशन लेकर आता है। शेफ उसकी कैच देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है कि ये भी एक एक्सीलेंट हॉल है और इससे मिही के वेलकम बैक डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाया जा सकता है। तभी रिकल आकर बताता है कि जेनॉफ और मिही इस वक्त डुअल कर रहे हैं। ये सुनकर सब लोग फाइट देखने के लिए मूव करते हैं। एलन भी ध्यान से बैटल ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसने पहली बार जेनॉफ को स्वॉर्ड से फाइट करते देखा। डुअल कुछ देर तक चलता है। एलन ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है कि मिही जेनॉफ के अगेंस्ट अपना ग्राउंड होल्ड कर पा रहा है। लेकिन कुछ समय बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि डुअल काफी लंबा हो गया है और फाइट स्टॉप कर देते हैं। डुअल खत्म होने के बाद मिही एलन की लाई हुई हंटिंग हॉल को नोटिस करता है। एलन की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस देखकर वो सजेस्ट करता है कि दोनों स्पार करें। जेनॉफ एलन को बुलाता है और उसे एक स्वॉर्ड देता है। एलन तुरंत नोटिस करता है कि ये ब्लेड मिथ्रिल से बना है और वो इम्प्रेस हो जाता है। उसे याद आता है कि हाल की हंटिंग की वजह से उसके अटैक स्टैट्स 7 लेवल बढ़ चुके हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसे लगता है कि शायद वो स्पारिंग मैच जीत सकता है। कुछ ही देर में डुएल शुरू हो जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मिही एलन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट निकलता है। शुरू से ही मिही ऑफेंसिव ले लेता है और पूरे मैच का पेस कंट्रोल करता है। एलन पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार डिफीट हो जाता है। एलन अपनी लॉस एक्सेप्ट करता है और मानता है कि मिही बिल्कुल अलग लेवल पर है। उसे एहसास होता है कि असल में उसके पास जीतने का चांस ही नहीं था। सेसिल और थॉमस तुरंत मिही के पास दौड़कर जाते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मिही बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ी क्योंकि उसने समर में एक डंजन क्लियर किया था। साथ ही उसे फेमस स्वॉर्ड मास्टर ड्वर्व से स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग भी मिली है। ये सब सुनकर एलन चुपचाप सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद यही असली डिफरेंस है एक ऑर्डिनरी लड़के और अकेडमी ट्रेन्ड वॉरियर के बीच। वो अंदर ही अंदर डिसाइड करता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। एलन सोचता है कि शायद इजी मोड में लाइफ जीना ऐसा ही होता है। जाने से पहले मिही कहता है कि वो अगले समर तक वापस नहीं आएगा। ये सुनकर एलन उससे प्रॉमिस लेता है कि जब वो वापस आएगा तो दोनों फिर से स्पार करेंगे। मिही हंसकर अग्री करता है, लेकिन साथ ही एलन से कहता है कि उसके लौटने तक सेसिल का ध्यान रखे। एलन धीरे धीरे सेसिल का सर्वेंट बने रहने से फ्रस्ट्रेट होने लगा है। उसका मेन गोल है कि वो अपनी फैमिली को पॉवर्टी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाले। अगर उसे पूरी फ्रीडम मिलती तो वो हर सिंगल डे मॉन्स्टर्स हंट करना पसंद करता। वो सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी करंट पोजीशन छोड़ सकता है बिना अपने फादर की इंसल्ट किए और बिना फैमिली की रेपुटेशन खराब किए। कुछ दिनों बाद मिही एकेडमी लौट जाता है। सेसिल उसे जाते हुए देखकर बहुत सैड हो जाती है। एक महीने बाद विकाउंट कार्निरल बैरन ग्रैनविल के रेजिडेंस पर विजिट करता है। एलन दोनों को सर्व करता है और उसे रिकल की बात याद आती है। कार्निल के पास विकाउंट का टाइटल है और वो नेबरिंग एफएफटी को गवर्न करता है। सोशल रैंकिंग में वो ग्रैनविल से एक रैंक ऊपर है। रिकल को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि कार्निल क्यों आया है, लेकिन वो एलन को क्वाइटली वॉर्न करता है कि कॉशियस रहे। ग्रैनिल और कार्निल फैमिली के बीच सेंचुरीज से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और दोनों टेरिटरीज के बीच टेंशन कभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ। कार्निल व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स को गवर्न करता है। रिकल एलन को वहां की सिचुएशन ब्रीफली समझाता है। व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स मिथ्रिल डिपॉजिट से रिच हैं, जो एक रेयर और वैल्यूएबल मेटल है, लेकिन वहां माइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि उस रीजन में एक पावरफुल ड्रैगन रहता है। उसकी प्रेजेंस माइनिंग ऑपरेशंस को बेहद डेंजरस बना देती है। रिजल्ट ये हुआ कि ग्रैंड फाइवडिम को हैवी इकोनॉमिक डाउनटर्न फेस करना पड़ा। यह सुनकर एलन समझ जाता है कि इशू सिर्फ सिंपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बैरन ग्रैनिल सीधे पॉइंट पर आता है। वो कार्निल से पूछता है कि वो इतनी दूर सिर्फ मील एंजॉय करने तो नहीं आया होगा। कार्निल कंफर्म करता है कि बात कुछ और है। वो बताता है कि उसकी यंगेस्ट डॉटर ने हाल ही में अप्रेजल सेरेमनी कंप्लीट की है और वो रिजल्ट अनाउंस करने आया है। ये सुनकर एलन सीक्रेटली होप करता है कि मैश के पास कोई टैलेंट हो, क्योंकि उसने स्पीयर में काफी स्किल दिखाई थी। लेकिन कार्निल सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ रिवील करता है कि उसकी डॉटर टैलेंटलेस है। फिर वो ग्रैनिल को रिमाइंड करता है कि उसके 3 बच्चों में से 2 के पास टैलेंट है। वो कहता है कि ग्रैनविल की पोजीशन में होना शायद अनफॉर्चुनेट होगा,
ग्रैनल रिस्ट्रेंड, रिजेंटमेंट और जेलसी के साथ रिएक्ट करता है। एलन कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे हमेशा लगा था कि टैलेंट मिलना सेलिब्रेट करने वाली बात है। अप्रेजल सेरेमनी में उसने कॉमनर्स को टैलेंट मिलने पर खुश होते देखा था और ना मिलने पर दुखी, लेकिन यहाँ नोबल्स के बीच सिचुएशन उल्टी लग रही है। वो सोचता है कि शायद टैलेंट्स के साथ पॉलिटिकल या सोशल कॉम्प्लिकेशंस जुड़े होते होंगे, खासकर एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में। मैसेज डिलीवर करने के बाद कार्डिनल अपनी कैरेज में बैठकर चला जाता है। कुछ महीनों बाद अक्टूबर आता है और एलन अब 9 साल का हो चुका है। अपने डे ऑफ पर वो एडवेंचरर गिल्ड जाता है और रेवन और उसकी पार्टी से मिलता है। वो कहता है कि अब वो सी रैंक मॉन्स्टर्स लेना चाहता है। सब शॉक हो जाते हैं। सी रैंक मॉन्स्टर्स कई अडल्ट एडवेंचरर्स के लिए भी डेंजरस माने जाते हैं, लेकिन वो एलन की स्किल एक्नॉलेज करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि पहले प्रॉपर आर्मर ले ले। वे उसे आर्मर शॉप ले जाते हैं और डिफरेंट इक्विपमेंट दिखाते हैं। एलन को सबसे ज्यादा एक रेड आर्मर सेट पसंद आता है। वो उसे चूज करता है और तुरंत हंटिंग के लिए निकल पड़ता है। हॉकिंस आगे स्काउट करता है और एक स्लीपिंग सी रैंक ओर्क लोकेट करता है। एलन अपनी थॉमस स्क्वाड रिलीज करता है और मिलकर वे उसे आसानी से डिफीट कर देते हैं। कार्विंग के बाद उसे सी रैंक मैजिक स्टोन मिलता है और वो प्राउड फील करता है कि ये उसने मोस्टली खुद किया, लेकिन वो खुद को रिमाइंड करता है कि हम्बल रहना जरूरी है। मिही से मिली डिफीट ने साबित कर दिया था कि अभी ग्रोथ की काफी स्पेस है। थोड़ी देर बाद हॉकिंस सिग्नल देता है कि एक और सी रैंक मॉन्स्टर नियर बाय है। एलन जल्दी से वहां पहुंचता है और देखता है कि वो सी रैंक आर्मर्ड एंट है। वो तुरंत सेबर टूथ टाइगर्स डिप्लॉय करता है, लेकिन उनके अटैक्स उसका हार्ड शेल पेनिट्रेट नहीं कर पाते। क्विकली अडैप्ट करते हुए एलन बटरफ्लाइज रिलीज करता है, जिससे क्रीचर सो जाता है। जैसे ही वो गिरता है, एलन डैगर निकालकर फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शेल बहुत ड्यूरेबल है। अचानक आर्मर्ड एंट जाग जाता है और एलन घबराकर बार बार स्टैब करता है, जब तक कि आखिरकार वो उसे डाउन नहीं कर देता। उसका ग्रिमवॉर यूजुअल रिवॉर्ड स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका इंटेलिजेंस स्टैट बहुत हाई है। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वो स्पेल्स कास्ट कर सकता है। क्यूरियस होकर वो मैंशन लौटने के बाद सेसिल से कहता है कि एक प्रोफेसर बुलाया जाए जो उसकी मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करे। सेसिल डाउट करती है कि कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि एलन ने कभी मैजिकल एबिलिटी शो नहीं की। प्रोफेसर क्रिस्टल बॉल एलन के हाथ में देता है और फोकस करने को कहता है। कई अटेम्प्ट्स के बाद भी क्रिस्टल बॉल रिएक्ट नहीं करता। कंक्लूजन क्लियर है, एलन मैजिक यूज नहीं कर सकता और स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकता। फिर भी वो पजल रहता है। अगर उसके पास मैजिकल एबिलिटी नहीं है तो उसका इंटेलिजेंस स्टैट इतना हाई क्यों है? यही था एपिसोड 8 का एंड। आगे क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना।